Keep learning, keep growing, keep watching. Good morning everyone. Welcome. Now we will discuss about the subject of radiation physics. The topic is production of X-ray. The subtopic is stationary anode X-ray tube और इसके अंदर हम पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ एक्स-रे ट्यूब। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉक्सिंग कप, यानी कि एक्स-रे ट्यूब के हम 3 कंपोनेंट्स के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, जिसमें पहला था ग्लास एनवलप, दूसरा था हमारा कैथोड और तीसरा था हमारा एनोड और टारगेट। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा ही है, तो इनका क्या काम होता है आपको पता ही है। अब हम बात करेंगे फॉक्सिंग कप, यानी कि इसके 4th कंपोनेंट के बारे में। तो बात कर रहे थे हम फॉक्सिंग कप की। फॉक्सिंग कप करता क्या है? फॉक्सिंग कप कैथोड फिलामेंट के चारों ओर लगा होता है, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन एरिया को मैनेज करता है और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन एरिया को एनोड या फिर टारगेट मटेरियल पर फोकस करता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स ग्लास एनवलप के अंदर स्प्रेड ऑफ नहीं हो, यानी कि फैले नहीं, और इलेक्ट्रॉन्स एनोड पर ही जाकर टकराएं और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरेज का प्रोडक्शन हो। तो इसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं, क्या चीज़ है, ये किस चीज़ से बना है और क्या होता है इसके अंदर। फॉक्सिंग कप, इट इज मेड अप ऑफ निकल। फॉक्सिंग कप जो होता है हमारा, वो निकल मटेरियल का बना होता है। द फॉक्सिंग कप फोकस द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द टारगेट विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द फिलामेंट। और जो फॉक्सिंग कप होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का फोकस टारगेट मटेरियल की ओर करता है, जो कि फिलामेंट से प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को फॉक्सिंग कप एनोड पर या फिर टारगेट मटेरियल की तरफ फोकस करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स टारगेट मटेरियल पर टकरा सके। विदाउट द फॉक्सिंग कप द इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स स्प्रेड ऑफ। बिना फॉक्सिंग कप के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ग्लास एनवलप के अंदर स्प्रेड ऑफ होंगे या फिर फैलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन ग्लास एनवलप में चारों तरफ होगा। लेकिन फॉक्सिंग कप क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करेगा और उनको एनोड की ओर फोकस करेगा। द फॉक्सिंग कप कंट्रोल्स द विड्थ ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। और जो फॉक्सिंग कप होता है हमारा, वो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की जो विड्थ है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी कि कितने एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये फॉक्सिंग कप डिसाइड करता है या फिर कंट्रोल करता है। यूजुअली द फॉक्सिंग कप इज at the same potential as the filament cathode। अब जैसे कि हम जानते हैं कैथोड क्या होता है हमारा, नेगेटिव पोटेंशियल का होता है, तो जो फॉक्सिंग कप होगा उसको भी हम नेगेटिव पोटेंशियल का ही लेंगे। क्यों? अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल का लेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, फॉक्सिंग कप की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स, अगर इसको पॉजिटिव लेते हैं तो। लेकिन इसको अगर नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा, तो हमारा फॉक्सिंग कप और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके बीच में रिपल्शन होगा। प्रतिकर्षण के कारण क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एनोड की ओर फोकस कर पाएंगे, फॉरवर्ड हो पाएंगे। इसलिए फॉक्सिंग कप जो हम लेते हैं वो क्या है, फिलामेंट या कैथोड पर जो पोटेंशियल होता है उससे ज्यादा पोटेंशियल का लेते हैं। निकल का ये क्यों बनता है, क्योंकि निकल एक अच्छी मेटल धातु होती है जो कि फॉक्सिंग कप के लिए अच्छी होती है। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं, यानी कि ट्यूब सप्लाई। ट्यूब सप्लाई के अंदर क्या होता है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था, ट्यूब सप्लाई क्या करती है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स कैथोड या फिलामेंट से निकलते हैं उनको एक्सेलरेट करने का काम करती है, यानी कि उनको वेलोसिटी देती है और उस वेलोसिटी के कारण ही वो इलेक्ट्रॉन्स एनोड या टारगेट पे जाकर टकरा पाते हैं। अदरवाइज अगर ट्यूब सप्लाई ना हो तो जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैथोड पर होगा वो टारगेट एनोड तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ट्यूब सप्लाई का मोस्टली काम होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करता है, उनको वेलोसिटी प्रदान करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन टारगेट मटेरियल पर जाके टकरा सके और इलेक्ट्रॉन और एक्सरेज का प्रोडक्शन हो सके। When the high voltage is applied between the cathode and anode, electron current flows from cathode to anode। जब हाई वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं कैथोड और एनोड के बीच में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है कैथोड से एनोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगता है।
This applied high voltage accelerate the electrons in high velocity and electrons have high kinetic energy. अब जो हाई वोल्टेज हमने अप्लाई किया है वो हाई वोल्टेज क्या करेगी, जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं कैथोड या फिलामेंट से उनको इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करेगी हाई वेलोसिटी के अंदर, और अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, हाई हो जाएगी. When these electrons suddenly stopped in the target, kinetic energy is converted into heat and X-rays. इसका मतलब है जब जो इलेक्ट्रॉन्स टारगेट पर जब टकराते हैं, सडनली जब स्टॉप होते हैं, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है हीट और एक्सरेज के अंदर. इस प्रकार एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है, जो कि हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में डिस्कस किया था. लेक्चर फर्स्ट के अंदर आपको इसके बारे में अच्छे से बताया गया है, तो अगर आपको अच्छे से जानना है तो आप वहां भी देख सकते हैं. X-rays are emitted in the all directions. About 1/2 of these X-rays absorbed in the target itself. The remaining portion of X-rays are as useful primary X-ray beam. अब होता क्या है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स टारगेट पर टकराएंगे तो हीट और एक्सरेज का प्रोडक्शन होगा, और जो एक्सरेज एमिट होंगी वो क्या होंगी, सभी डायरेक्शंस में एमिट होंगी. ठीक है, और होगा क्या, जितनी भी एक्सरेज निकलेंगी उसकी 1/2 जो एक्सरेज होंगी वो क्या होगा, टारगेट खुद एब्जॉर्ब कर लेगा. क्यों कर लेगा, क्योंकि जो टारगेट होता है हमारा वो होता है हाई एटॉमिक नंबर का बना होता है, और इसलिए वो एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेता है. रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एक्सरेज आर एज यूजफुल प्राइमरी एक्सरे बीम. और जो भी बाकी रिमेनिंग एक्सरेज का जो भी पोर्शन बचता है उस पोर्शन को हम प्राइमरी एक्सरे बीम के रूप में यूज कर लेते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं फिलामेंट सप्लाई की, कि फिलामेंट सप्लाई का क्या काम होता है. फिलामेंट सप्लाई मोस्टली फिलामेंट को सप्लाई होती है. ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, फिलामेंट को करंट दिया जाता है, जिससे क्या होगा, फिलामेंट गर्म होगा, और थर्मियोनिक इमिशन के प्रिंसिपल के आधार पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होगा. The filament circuit supplies a potential difference of 10 volt and filament current of 3 to 6 ampere. यहाँ पर होता क्या है, जो भी फिलामेंट को हम सप्लाई देते हैं उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमारा 10 वोल्ट का होता है, और जो फिलामेंट को हम करंट देते हैं वो 3 to 6 एम्पियर तक हो सकता है. ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीट्स द फिलामेंट टू वेरी हाई टेम्परेचर. अब होगा क्या, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या करेगा, फिलामेंट को गर्म करेगा बहुत ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर, रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस थ्रू द थर्मियोनिक इमिशन. और क्या करेगा, फिलामेंट की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा थर्मियोनिक इमिशन के प्रिंसिपल के आधार पर. यानी कि थर्मियोनिक इमिशन के प्रिंसिपल के आधार पर इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स कब एमिट होंगे, जब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस फिलामेंट को हाई टेम्परेचर पर गर्म करता है. In some tubes, the Foxing cup have more negative potential than the filament. ज्यादातर ट्यूब्स के अंदर क्या होता है, जो फॉक्सिंग कप हम यूज करते हैं वो ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल का यूज करते हैं. क्योंकि ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल का होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का प्रतिकर्षण ज्यादा होगा. अब हम बात करते हैं इसके 7th कंपोनेंट यानी कि एनोड एंगल के बारे में. यहाँ पे एनोड एंगल क्या काम आता है, एनोड एंगल क्या क्या यूज होता है, और ये क्यों दिया जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनोड एंगल होता क्या है. एनोड एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ द टारगेट सरफेस टू द सेंटर एक्सिस ऑफ द एक्सरे ट्यूब. यानी कि एनोड एंगल क्या होता है, एनोड एंगल टारगेट का वो एंगल होता है जो एक्सरे ट्यूब की सेंट्रल एक्सिस के साथ एंगल बनाता है. यानी कि एक्सरे ट्यूब की जो सेंट्रल एक्सिस है उसके साथ जो टारगेट एंगल बनाता है उस एंगल को ही हम एनोड एंगल बोलते हैं. डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब्स हैव एनोड एंगल बिटवीन द 20 डिग्री एंड 6 डिग्री. और जो डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब्स होती है उनके अंदर जो एनोड एंगल हम यूज करते हैं वो 20 डिग्री से 6 डिग्री लेते हैं, एंड 12 to 15 डिग्री एंगल्स आर कॉमनली यूज. और 12 से 15 डिग्री का जो एंगल हम यूज करते हैं वो हम कॉमनली यूज करते हैं एनोड एंगल के लिए एक्सरे ट्यूब्स में. अब हम डिस्कस करते हैं बेरिलियम विंडो की, यानी कि ग्लास एनवलप के अंदर बेरिलियम विंडो का क्या काम होता है और ये किस मटेरियल का बना होता है.
बेरिलियम विंडो। द एक्स-रे ट्यूब विंडो इज मेड अप ऑफ बेरिलियम। अब हमने डिस्कस किया था एक्स-रे ट्यूब के अंदर एक विंडो होती है, ठीक है, जहां से एक्सरेज निकलती है। हमने बात की थी ग्लास एनवलप क्या होता है, हमारा पायरेक्स का बना होता है, जिससे एक्सरेज का पेनिट्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक विंडो रखते हैं जिससे हमारी जो प्राइमरी एक्सरे बीम है वो हमें मिल सके। तो ये विंडो हमारी बनी होती है बेरिलियम मटेरियल की। बेरिलियम इज प्रिफर्ड बिकॉज इट हैज लो डेंसिटी एंड लो एटॉमिक मास एंड वेरी लो एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज। बेरिलियम हम क्यों प्रिफर करते हैं, क्योंकि बेरिलियम की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, इसका जो एटॉमिक मास होता है वो बहुत कम होता है, और सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसका जो एक्सरे एब्जॉर्प्शन की जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम होती है। यानी कि बेरिलियम क्या करता है, एक्सरेज को ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। अगर हम ऐसा मटेरियल यूज करें जो एक्सरेज को ज्यादा एब्जॉर्ब करे तो क्या होगा, हमें कम एक्सरेज मिलेंगी ट्यूब से, तो हमें ज्यादा से ज्यादा एक्सरेज मिल सके, इसलिए हम बेरिलियम मटेरियल का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट कंपोनेंट यानी कि ट्यूब हाउसिंग एंड कूलिंग, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे ट्यूब हाउसिंग के बारे में। ट्यूब हाउसिंग क्या होती है? एक्सरे ट्यूब इज कवर्ड विथ लेड लाइन्ड प्रोटेक्टिव हाउसिंग which prevents the leakage of radiation and provide mechanical support and prevent from physical damage. अब हम जो एक्सरे ट्यूब यूज कर रहे हैं यानी कि जो ग्लास एनवलप की जो एक्सरे ट्यूब है हम वो यूज कर रहे हैं, वो क्या है, कवर्ड होगी किससे, लेड लाइन्ड प्रोटेक्टिव हाउसिंग, यानी कि एक लेड लाइन एक प्रोटेक्टिव हाउसिंग होगी उसकी, जो कि क्या करेगा, उसके अंदर वो एक्सरे ट्यूब रखी जाएगी, ठीक है। क्यों रखते हैं, विच प्रिवेंट द लीकेज ऑफ रेडिएशन, वो क्या करेगा, लेड का बना होगा प्रोटेक्टिव हाउसिंग, ठीक है, यानी कि एक्सरे ट्यूब जिससे कवर्ड होगी वो लेड से बनी होगी वो मटेरियल, और ये क्या काम करेगा, ये एक्सरेज या फिर जो रेडिएशन है उसके लीकेज को रोकेगा, ठीक है, हमारी ट्यूब को मैकेनिकल सपोर्ट देगा और हमारी ट्यूब को फिजिकल डैमेज से भी बचाएगा, इसलिए हम किसी भी एक्सरे ट्यूब की हाउसिंग करते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं दूसरे पॉइंट यानी कि ट्यूब कूलिंग की। ट्यूब कूलिंग क्या होती है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, देखते हैं। इन द एक्सरे ट्यूब ओनली लेस देन 1% ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाइड इज कन्वर्टेड इनटू एक्सरेज। एक्सरे ट्यूब के अंदर जैसे कि हमने पढ़ा था पहले भी, एक्सरे ट्यूब के अंदर केवल 1% इलेक्ट्रिकल पावर ही होती है जो कि कन्वर्ट होती है एक्सरेज के अंदर, यानी कि 1% एक्सरेज मिलती है हमें और 99% हीट का प्रोडक्शन होता है। द रिमेनिंग इलेक्ट्रिकल पावर इज कन्वर्टेड इनटू हीट, और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रिकल पावर है वो क्या होती है, हीट में कन्वर्ट होती है। इसीलिए हमें ट्यूब कूलिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर हीट की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो उस हीट को हमें ट्यूब से रिमूव करने की जरूरत है। अगर हम उस हीट को एक्सरे ट्यूब से रिमूव नहीं करेंगे तो हमारी एक्सरे ट्यूब डैमेज हो सकती है, खराब हो सकती है, तो उसके रिमूवल के लिए हम उसकी ट्यूब कूलिंग करते हैं। द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट में मेल्ट द टारगेट, और जो हीट की अगर ज्यादा मात्रा होती है तो वो क्या कर सकती है, हमारे टारगेट को मेल्ट कर सकती है। एंड देयरफॉर हीट शुड बी रिमूव्ड क्विकली फ्रॉम द टारगेट, सो एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम आर नेसेसरी फॉर द एक्सरे ट्यूब। होता क्या है, इसलिए हम क्या करते हैं, हीट को जल्दी से रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, एक्सरे ट्यूब के अंदर एक एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम लगाते हैं जिससे हीट अच्छे से रिमूव हो सके और हमारी ट्यूब प्रॉपर्ली वर्क कर सके। द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कूलिंग आर, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कूलिंग के डिफरेंट मेथड्स क्या क्या होते हैं, किस प्रकार हम कूलिंग करते हैं। टारगेट आर मेड बाय द इंसुलेटिंग ए लेयर ऑफ टंगस्टन इज कॉपर ब्लॉक विच रिमूव द हीट फ्रॉम द टंगस्टन वेरी क्विकली। अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, टारगेट जो होता है वो क्या होता है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, और टंगस्टन की एक लेयर होती है जो कि कॉपर ब्लॉक के ऊपर लगी होती है, विच रिमूव द हीट फ्रॉम द टंगस्टन वेरी क्विकली, जो कि हीट को रिमूव करती है टंगस्टन से बहुत जल्द। यानी कि टंगस्टन की लेयर कॉपर ब्लॉक के ऊपर लगी होती है और जैसे इलेक्ट्रॉन्स टंगस्टन की लेयर पे टकराते हैं तो वहां पे हीट निकलती है, वो हीट रिमूव होती है टंगस्टन से कॉपर ब्लॉक के अंदर बहुत जल्दी। सेकंड पॉइंट है, एक्सरे ट्यूब्स आर यूजुअली इनक्लोज्ड इन मेटल केज। एक्सरे ट्यूब्स को नॉर्मली हम क्या करते हैं, मेटल केस के अंदर बंद करके रखते हैं, विच आर फिल्ड विथ ऑयल,
फॉर इंसुलेशन पर्पज, जिसको हम क्या करते हैं, ऑयल से क्या करके रखते हैं, फिल करके रखते हैं उस मेटल केस को, ठीक है, किस लिए, ताकि उसमें इंसुलेशन हो सके। हीट रिमूवल की एक प्रोसेस होती है इंसुलेशन। The oil convection method, the oil convection transfer the heat from the copper block to the metal case। अब यहाँ पर किया क्या हमने, जो भी हमने एक्स ट्यूब है उसको चारों तरफ हमने क्या किया, ऑयल फिल कर रखा है, ठीक है, एक मेटल केस है जिसके चारों तरफ ऑयल है और उस ऑयल के अंदर हमारी एक्स ट्यूब रखी हुई है। अब हमारी ट्यूब से हमारी जो हीट है वो टंगस्टन लेयर से कॉपर के ब्लॉक तक आ चुकी है। अब कॉपर की ब्लॉक से वो जो हीट है वो हमारे मेटल केस तक आ जाए, ऑयल के थ्रू आएगी। द ऑयल कन्वेक्शन ट्रांसफर द हीट, जो ऑयल कन्वेक्शन होता है वो क्या करता है, हीट को ट्रांसफर करता है कॉपर ब्लॉक से मेटल केस तक। अब मेटल केस से हीट कैसे रिमूव होगी, एयर कन्वेक्शन मेथड से। एयर कन्वेक्शन रिमूव द हीट फ्रॉम द मेटल केस। अब यहाँ पर एयर कन्वेक्शन मेथड हम यूज करेंगे जिससे जो हीट होगी मेटल केस के अंदर वो रिमूव हो जाएगी एनवायरनमेंट के अंदर। इसके लिए हम क्या करते हैं, sometimes a small fan arranged to blow air on the metal case to assist cooling। कभी कभी हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पंखा यूज करते हैं मेटल केस को हवा देने के लिए, ताकि जो एयर कन्वेक्शन मेथड से जो हीट है वो जल्दी रिमूव हो सके। In some modern tubes, the anode is earthed and water is allowed to circulate through the anode for dissipation for the heat। मॉडर्न ट्यूब्स के अंदर हम क्या करते हैं, जो एनोड होता है उसको अर्थ कर देते हैं और जो हमारी ट्यूब है उस पर क्या करते हैं, हम वाटर सर्कुलेट करते हैं जिससे जो हीट होती है वो जल्दी रिमूव हो जाती है एनोड से। थैंक यू एवरीवन, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाना ना भूलें। थैंक यू।